So, dear students, Assalamu alaikum. The next knowledge area that we are going to cover is project resource management. And before starting the lecture, as you know, we always discuss आज की अच्छी बात. तो आज की अच्छी बात क्या है कि देर आर टू ब्लेसिंग्स, यानी कि हमारे पास दो ऐसी नेमतें हैं कि जिनको हम कंसीडर ही नहीं करते. और जब वो चली जाती हैं तो फिर हमें ख्याल आता है कि ओहो, ये तो बहुत बड़ी नेमत थी हमारे पास, जिसको हमने जो है वो क्या किया, हमने ज़ाया कर दिया. और वो दो नेमतें कौन सी हैं? अच्छी सेहत और फारिग वक्त. ठीक है, ये दो बहुत बड़ी ऐसी नेमतें हैं कि जब गुजर जाता तो फिर हम सोच रहे होते हैं कि आप अक्सर सोचें ना कि जब एग्ज़ाम का टाइम करीब आता है तो आपको फिर आप जो है ना अपना एक जो है ना वो ऑडिट करना शुरू करते हैं. ओहो, वो वाला टाइम हमारे पास बड़ा फ्री था, उस वक्त हम बहुत कुछ जो है ना वो कर सकते थे. तो फिर हम खुद अपना, हर बंदा अपना मुहासबा जो है ना वो खुद कर सकता है कि हम कब कौन सा जो वक्त है जो बड़ा प्रोडक्टिविटी से यूज़ हो सकता था, हम उसको जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं. और सेम इज़ द केस विद हेल्थ. कि नेमत है सेहत, जो है ना हज़ार नेमत है. आपने सुनी होगी ये बात कि जो हेल्थ है उसको भी हम जो है ना वो ज़ाया कर रहे होते हैं. कि बजाय उसको जैसे मैं हमेशा मैं आपको बात कहती होती हूँ कि अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि ये जो जिस्म है, ये जो हमारी हेल्थ है, ये जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी दी है, इसका भी जो है ना हम पे हक है. ठीक है, और ये इसका हक हमने अदा करना है. तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी एक तो सेहत का ख्याल रखें. क्यों? क्योंकि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे तो फिर आप अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे. और दूसरा ये कि आपने ख्याल रखना है अपने वक्त का भी. कि जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपने टाइम को मैनेज करें, अपने टाइम को डिवाइड करें, अपने टाइम को प्लान करें, अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग लेके आएँ. तो वो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारा रूम जो है ना वो निकल आएगा कि अब किस वक़्त आपने जो है वो क्या चीज़ करनी है. और जब प्लान नहीं होता तो आपके पास, तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता कि वक़्त जो है ना वो किधर भागा चला जा रहा है. तो आगे डिस्कशन में भी यही बात है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ डिल्यूजन. ठीक है, ये जो हम ताख़ीर करते हैं चीज़ों में, ये एक धोखा है. वेयर वी थिंक वी कैन पुट थिंग्स ऑफ बिकॉज़ वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम. कि अभी अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं चीज़ों को डिले करके, लिंगर ऑन करके, कि हमारे पास बड़ा वक्त है, आराम से जो है ना सोचेंगे और देखेंगे. बट इट्स एन इल्यूजन. ये धोखा है, फरेब है. इट्स अ डिल्यूजन, इल्यूजन, व्हाटएवर यू से. Now that you are indoor, you maybe have some spare time. Study Islam. Don't put it off any longer. Your time is too valuable to be wasted. और यहीं पे हमने जो है वो एक ही जगह पे रहते हुए हमने अपनी चीज़ों को जो है वो बैलेंस करना है. तो ये जो है ना मतलब कह लें कि इसको भी जो है वो आप टाइम को जो है वो प्रोडक्टिविटी से यूज़ कर सकते हैं. हम इस्लाम को स्टडी कर सकते हैं, हम उसवा हसना को पढ़ सकते हैं, अपने रिलीजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं. रिलीजन एक्सप्लोर करेंगे तो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे. इस्लाम को पहचानना अपने आप को पहचानने के मुतरादिफ है. तो अल्लाह ताला हम सबको हमारे दीन की समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला हम अपने रास्ते पे जो है वो लगाए और हमें अपने रास्ते में जो है ना वो कबूल करे और हमारे दिलों को जो है ना वो अपने रास्ते पे फेर दे और हमारे दिलों को अपनी रज़ा पे राज़ी कर दे और हमें हर बेचैनी, हर इज़्तिराब, हर मुश्किल से जो है ना महफूज रखें. आमीन सुम आमीन. सो रिसोर्स मैनेजमेंट. अब जो डिफरेंस है, मेगा डिफरेंस है जो पीएम बॉक और 5 और 6 वर्जन में जो था, वो ये था कि पीएम बॉक के 5th वर्जन में जो था ना, वो जो टर्म यूज़ की जाती थी वो थी आपकी ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो 5th वर्जन था वो उनके जो नॉलेज एरिया का नाम था वो ह्यूमन रिसोर्स था, जिसमें सारे रिसोर्सेज को वो शामिल करते थे. बट अब जो नेक्स्ट वर्जन है 6th वाला, उसमें उनको उसको कॉन्सेप्ट को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. एक रिसोर्स उन्होंने कहा है टीम रिसोर्स और एक कहा है फिजिकल रिसोर्स. तो जो टीम रिसोर्स है, मतलब जो ओवरऑल उन्होंने टीम रिसोर्स कहा है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स आ रहे हैं. और जो अब जो फिजिकल रिसोर्स है उसमें बाकी रिसोर्सेज आ रहे हैं, यानी कि कोई टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, हार्डवेयर रिसोर्स, कोई मैकेनिक रिसोर्स, कोई ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्स, कुछ भी, कोई भी रिसोर्स. तो ये दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन पीएम बॉक 5 एंड पीएम बॉक 6. कि 5th में जो था उन्होंने जस्ट फोकस ही सिर्फ एचआर पे किया हुआ था, ह्यूमन रिसोर्स. जबकि जो आपका 6th है उसमें उन्होंने जो है उसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया कि वन कैटेगराइजेशन इज ऑफ टीम रिसोर्स एंड सेकंड कैटेगराइजेशन इज ऑफ फिजिकल रिसोर्स. अब 5 और 6 में जो डिफरेंस है वो ये कि 5th वर्जन में जो प्रोसेसेस थे वो आपको अच्छी तरह मेरा ख्याल है पता है. बार बार मुझे वो ग्रिड शायद शो करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एक तरफ नॉलेज एरियाज़ हैं, एक तरफ आपके प्रोसेस ग्रुप्स हैं और वहाँ पे जो है ना प्रोसेसेस हैं जो हर एक नॉलेज एरिया और प्रोसेस ग्रुप के ऊपर जो मैप हैं. तो 5th वर्जन में तो जो थे वो 4 प्रोसेसेस थे. यू कैन कंपेयर इट.
विद दोज ग्रिड्स, जो हमने दोनों वर्जन्स की ग्रिड्स जो हमने डिस्कस की हुई हैं। फिफ्थ में जो थे वो 4 थे, कौन कौन से? प्लान रिसोर्स, एक्वायर प्रोजेक्ट टीम, डेवलप प्रोजेक्ट टीम, मैनेज प्रोजेक्ट टीम। जबकि 6 वर्जन में जो है वो क्या है, हमारे पास टोटल 6 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, 6 में 6 हैं। क्या है इसमें? प्लान है, एस्टिमेट है, एक्वायर रिसोर्स, डेवलप टीम, मैनेज टीम एंड कंट्रोल रिसोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेम है, डेवलप प्रोजेक्ट टीम एंड डेवलप टीम एंड डेवलप सॉरी मैनेज प्रोजेक्ट टीम एंड मैनेज टीम। तो नीचे ये बात लिखी भी हुई है कि जो 6 वर्जन है उसमें सिर्फ उन्होंने वर्ड जो प्रोजेक्ट है वो एलिमिनेट कर दी है टीम की डेवलप और टीम के मैनेज से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अंडरस्टूड है कि जो टीम प्रोजेक्ट मेंबर है, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो किस बात के लिए कंसर्न है कि उसने प्रोजेक्ट टीम ही जो है वो डेवलप करनी है और प्रोजेक्ट टीम ही को उसने जो है ना वो मैनेज करना है। तो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अंडरस्टूड है कि टीम अगर प्रोजेक्ट वर्ड निकाल भी देंगे तो अंडरस्टूड है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट ही की टीम को मैनेज और डेवलप करने में जो है वो क्या है, इंटरेस्टेड है या कंसर्न है। प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, वही बात है कि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल भी हो सकते हैं और आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं, प्रोक्योर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने का कोई एक्सपर्ट डेवलपर नहीं है, या कोई रिसोर्स नहीं है, या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, या कोई हार्डवेयर नहीं है, या कोई भी रिसोर्स है जो आपके पास इस वक्त करंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद नहीं है, तो काम तो आपने करवाना है। तो अब काम करवाना है तो उसको फिर हायर करना पड़ेगा। हायर करना जो है वो चीज़ प्रोक्योरमेंट के अंदर आती है या आउटसोर्सिंग के अंदर आती है। ठीक है, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अपने रिसोर्सेज हैं या जो कोई भी रिसोर्सेज हैं, आपको पता है रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोजेक्ट बेस उसके ऊपर कॉम्पिटिशन चल रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट्स जो हैं उन हर प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज चाहिए और अच्छे रिसोर्सेज चाहिए। तो क्या है, वो एक कंपटीशन लगा होता है प्रोजेक्ट्स के बीच में कि जो है ना वो एक अच्छा रिसोर्स जो है ना वो काबू कर लिया जाए एक वक्ती एक टाइम पे, जिसे कह लें कि ताकि कोई अच्छा रिसोर्स जो है वो हमारे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे होते हैं। सो जब आपने प्रोजेक्ट की रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है तो वही बात है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई, एक्वायर, पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चाहिए, एक्वायर उसको हासिल करना है, और मैनेज फिर उसको आपने संभालना है, जो भी आपने रिसोर्सेज जो भी आपको प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए आपको चाहिए। अब प्लानिंग के वक्त तो वही बात है कि आपने प्लान करना है, एस्टिमेट करने एक्टिविटी रिसोर्सेज, ठीक है, कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिसोर्सेज परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड देन एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग में वही आता है कि आपने एक्वायर करना है, डेवलप करना है और मैनेज करना है, रिसोर्सेज को हासिल करना है, टीम बिल्ड करनी है और फिर टीम को संभालना भी है, ये एग्जीक्यूशन में आता है। प्लानिंग क्या है, इन सब चीज़ों की प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वो आपको अच्छी तरह पता है कि जब आप पूरा वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का प्रोसेस चला रहे होते हैं कि चीज़ों को साथ साथ आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को साथ साथ आप ट्रेस कर रहे होते हैं, तो ये वो सारा प्रोसेस है जो कि आपका मॉनिटरिंग एंड सॉरी जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में आप डिस्कस करते हैं या फोकस करते हैं, दैट्स योर फोकल पॉइंट। अब प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर, जैसे अभी पीछे भी हमने बात की, जब प्लान करना है आपने तो क्या है, प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट, एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज। अब प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट में वही बात है कि आपने डिटर्मिन करना है, एस्टिमेट करना है, एक्वायर करना है, हासिल करना है, संभालना है, और फिर वो जो फिजिकल या टीम रिसोर्सेज जो भी आपके रिसोर्सेज है, जैसे अभी हमने बात की है कि पीएम बॉक 5 का बाद जो 6 वर्जन है वो रिसोर्सेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक टीम और एक फिजिकल। टीम में सारे ह्यूमंस हैं और फिजिकल में बाकी सारे रिसोर्सेज शामिल हैं जितने मैंने लिस्ट डाउन किए हैं आपके सामने। तो इन सबको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, एक्वायर करना है, मैनेज करना है, ये सारा जो है ना वो प्लानिंग के अंडर आ रहा है। और एस्टिमेट के अंदर क्या आ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग टीम रिसोर्सेज एंड द टाइप एंड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज नेसेसरी टू परफॉर्म द प्रोजेक्ट टास्क। अब क्या है कि अब इसके अंदर आपने जो है ना वो उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा इक्विपमेंट, कौन कौन से सप्लायर से आपको जो है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए। तो आप एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, आप क्या है कि जो आपके जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटीज़ के ऊपर, उनकी टाइप्स के ऊपर, कि आप प्रोजेक्ट को आपने एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको जो है ना वो अंदाजन कौन सी चीज़ कितनी कितनी जो है ना मवाद में जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान फर्दर, कि जैसे भी एस्टिमेशन की यही बात हुई थी कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं रिसोर्सेज और फिर आपने उन रिसोर्सेज की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी तयन करना है
ठीक है, रिसोर्सेज आपने आइडेंटिफाई कर लिए, आपको पता है कि आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाया हुआ है अपने एफआईपी के पार्ट 1 में, तो वो आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद आपने इकट्ठे कर लिए रिसोर्सेज, देन उसके बाद आपने क्या किया कि आपने जो है ना बाकायदा कि इस चीज़ को आपने गाइड करना है, इस चीज़ को आपने बाकायदा इसको जो है वो स्ट्रीमलाइन करना है कि जो आपके प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं वो कैसे जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होंगी, वो कैसे मैनेज होंगे, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आपने कैसे, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को आपने कैसे रिलीज़ करना है। ठीक है, यानी कि जो आपके ह्यूमन जो उसमें काम कर रहे होंगे, जाहिर है वो जब प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो वो भी तो रिलीज़ होंगे ना, कि वो किसी और प्रोजेक्ट में काम कर सकें। वो अब सारी ज़िंदगी की आपको ताहयात अपनी ज़िंदगानी जो है लिख के तो नहीं दे चुके। प्रोजेक्ट फिनिश होगा, वो रिलीज़ होंगे, तो इसका प्रॉपर जो है वो क्या आपके पास जो है ना प्रॉपर आपके पास क्या प्लान है। ट्रेनिंग एंड टीम डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या प्लान है? डेफिनेटली हम टीम को जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी डेवलपमेंट के लिए आपके पास ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं बाकायदा। एंड रिसोर्स कंट्रोल में वही बात है कि आपने थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, आपने हर एक चीज़ को मैनेज करना है। इन्वेंट्री हो गई, इक्विपमेंट हो गई, जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है उसको पूरे साइकिल में, यानी कि जब तक प्रोजेक्ट आपका हयात है उसमें, उस पूरे साइकिल में इन जो इक्विपमेंट्स हैं, इनकी जो इन्वेंट्री है उसको जो है आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको आपने मैनेज करना है। तो ये सारा जो प्लानिंग है, ये सारी जो है ना ये प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान के अंदर होती है। और ये जस्ट यही नहीं होती, आपको पता है प्लानिंग इज अ ग्रैंड थिंग, और प्रोजेक्ट मैनेजर 90% ऑफ द टाइम क्या कर रहा होता है, प्लानिंग। और अगर प्लानिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है देन एग्जीक्यूशन वुड बी वेरी स्मूथ, एंड उसमें हम्स एंड बम्प्स आने के जो चांसेस हैं वो क्या है, वो कम है। नाउ यू नीड टू डिटरमिन प्रोजेक्ट नीड्स। हाँ जी, आपको कौन चाहिए, हु डू यू नीड, आपको कौन चाहिए, आप इसका आंसर कैसे करेंगे? डेफिनेटली यू कैन डू इट। you what is the best way to answer it? The best way to answer it, your WBS। मैंने आपको बताया था कि your WBS is like a backbone of your software project management, is a backbone of your project management। कि आपके पास WBS आपने बना दी है, you can identify your risks, you can identify your cost, you can identify your resources, you can identify your you can manage your time। तो WBS से जब भी स्टोरी शुरू होती है तो बस आप समझें कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, अगर WBS आपका अच्छा बन गया तो बस आपकी ज़िंदगी जो है ना आसान हो गई है, क्योंकि इट वर्क्स लाइक अ बैकबोन इन द life of a project if you consider it in a serious or in a you can say what you can say ke in a productive way। now there are two things, roles and responsibility matrix, जो कि आपको पता है कि आपने WBS की बेस पे बनाया था कि WBS में से आपने एक्टिविटीज वर्क पैकेजेस आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद आपने जो है ना अपना एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिजाइन किया था कि किस वर्क पैकेज का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से वाला रोल या कौन से वाला जो रिसोर्स है या कौन से वाला जो डेवलपर है या कौन से वाला जो इंसान आपके प्रोजेक्ट में मौजूद है वो इस चीज़ का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है उसको बनाने के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे आपको पता है कि बेपना, जैसे हम यूज़ केसेस की बात करते हैं, यूज़ केसेस को फुली ड्रेस फॉर्मेट में लिखने के बेपना टेम्पलेट्स हैं। इसी तरह रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स को भी डिज़ाइन करने के बेपना टेम्पलेट्स हैं। वन ऑफ द टेम्पलेट दैट इज़ यूज्ड इन रिफा फॉर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो आप लोगों ने जो है वो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, मगर फंडामेंटली उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपने मेजर डिलीवरेबल्स, मेजर आर्टिफैक्ट्स, मेजर वर्क पैकेजेस आपने मेंशन करने होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, WBS से। और उसके बाद फिर आपने क्या आइडेंटिफाई करना होता है, आपने रोल आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो टाइटल, उस बंदे की क्या रोल क्या है उसके अंदर, कि वो बंदा डेवलपर है, वो बंदा टेस्टर है, वो बंदा डिजाइनर है, वो बंदा एनालिस्ट है, आप बकायदा उसका रोल लिखते हैं आगे, ठीक है। और उसके बाद एक जो एक और जो आप कह लें कि एक और जो टेक्निक यूज की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज रेस्की। ठीक है, ये भी एक अलग एक फॉर्मेट होता है। उसमें क्या है कि रेस्की स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, अप्रूव्स, सुपरवाइजर्स, कंसल्ट्स एंड इन्फॉर्म। ठीक है, रेस्की स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, अप्रूव्स, सुपरवाइजर्स, कंसल्ट्स एंड इन्फॉर्म्ड, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किसने किसको कौन किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस चीज़ को अप्रूव करेगा,
कौन जो है वो सुपरवाइज करेगा, कौन जस्ट कंसल्ट करेगा, और कौन ऐसा है जिसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, जिसकी कोई इतनी इंटरवेंशन नहीं है। तो इसी पैटर्न पे एक एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर थी वही मैं ले आई हूँ, ताकि हम एक स्टेबल उस पे रहें। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे देखें, आपने डिलीवरेबल्स लिख ली हैं। ये डिलीवरेबल्स कहाँ से आए हैं? ये आए हैं हमारे पास WBS में से, ठीक है। आपने वाई एक्सिस पे यानी कि कॉलम में आपने जो है आपने डिलीवरेबल्स लिख दिए हैं, और उसके बाद जो ऊपर आपके हेडर है उसमें आपने क्या लिख दिए हैं? आपने वो रोल्स लिख दिए हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, दूसरा रोल प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, फिर डेवलपर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, DBA, नेटवर्क इंजीनियर है, की स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब क्या है, अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तो क्या है कि एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट का जो आपका डिलीवरेबल है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है वो रोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो सुपरवाइज करेगा, अप्रूव करेगा। और मेजर आर्टिफैक्ट्स जितने भी इस वक्त डिलीवरेबल्स आ रहे हैं उसमें सब में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है? सुपरवाइजर्स अप्रूव, सुपरवाइजर्स अप्रूव, सुपरवाइजर्स अप्रूव्स। और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो क्या है? एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में एज अ कंसल्टेंट है, डेटाबेस रिक्वायरमेंट में भी एज अ कंसल्टेंट है, नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स में भी कंसल्टेंट है, एप्लीकेशन बिल्डिंग में उसको इन्फॉर्म किया जाता है जस्ट। डेवलपर्स को आप देखें, डेवलपर्स आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, हमने देखा था आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, डेवलपर जो है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स का रिस्पॉन्सिबल है। डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स को वो जस्ट एज अ कंसल्टेंट है। तो क्या है कि ये इस तरह हर एक रोल के अगेंस्ट जो है ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना रास्की की टेक्निक यूज करते हुए आप इस तरह से लिस्ट डाउन उसको फिट इन कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पैदा होता है कि आपने टीम मेंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है उनको आप कैसे फाइंड आउट करें। तो पहला तरीका क्या है कि आपका जो अपना रिसोर्स पूल है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिफा में सब लोग फैकल्टी मेंबर्स हैं तो वी आर ए रिसोर्स पूल। एक पूरा एक पूल बना हुआ है और सब लोगों को सबका पता होता है, और जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती हैं तो उसी पूल में से जो है ना वो उसको असेसमेंट की जाती है कि किस वाले रिसोर्स को, किस वाले फैकल्टी मेंबर को कौन सी वाली जो असाइनमेंट है या कौन सी वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन की जाए। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आपके जो पास प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो आपके साथ जिन जिन टीम मेंबर्स ने काम किया हुआ है उनके उनके कलेक्शन को देखते हुए आप जो है ना टीम मेंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताती हूँ ना कि आपकी जब भी आप किसी प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं आपकी बकायदा जो है वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रही होती है कि आप कितना टाइमली अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, आप कितना सीरियसली अपना काम करते हैं, आप कितने एफिशिएंट है अपने काम को करने में। तो क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ना मॉनिटरिंग होती है, और फिर क्या होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया हो तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको काम मिलने की प्रॉब्लम ही कोई नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छा अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना पीछे हिस्टोरिकली आपने छोड़ा होता है। आप दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जिन्होंने किसी टीम को लीड किया होता है और उन्होंने आइडेंटिफाई किया होता है कि हाँ ये बंदे बहुत टैलेंटेड हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें हमारे प्रोजेक्ट में इस तरह के काम के लिए इस तरह के बंदों की ज़रूरत है, तो आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि वो अपने जो है ना एक्सपीरियंस से अपनी जो है ना अपनी प्रोग्रेस प्रोसेस सॉरी परफॉर्मेंस असेसमेंट के थ्रू जो उन्होंने एक बाकायदा रैंकिंग की होती है वो फिर वहाँ से जो है वो क्या है वो सजेस्ट भी करते हैं टीम मेंबर्स को, दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। प्लस आपको पता है कि HR का एक डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। फंक्शनल मैनेजर्स आपको अच्छी तरह पता है कि फंक्शनल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपने कोलीग से पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का टैलेंट चाहिए। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना तरीके यूज़ करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो कोई टीम मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मैनेजर यानी कि उसने जो टेंजिबली जो चीज़ें हैं प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए जो उसने जो उस वक्त मतलब कह लें कि मैकेनिकल किस्म के टास्क हैं उनको जो परफॉर्म करना है, उनको जो मैनेज करना है, दैट्स द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। बट ही शुड बी अ लीडर एज वेल, कि वो अपनी टीम को अलाइन करे, टीम को मोटिवेट करे, टीम को डायरेक्ट करे, उनको जो है वो लेट डाउन ना होने दे, उनको जो है वो कह लें कि उनका मोराल ना नीचे आने दे। तो ये जो दो रोल्स हैं ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जो है ना वो होने बहुत ज़रूरी हैं। अब जब आपने टीम मेंबर फाइंड करना है तो आपने जो है ना अब आपको पता है कि जब आपकी हायरिंग होती है, आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं या किसी प्रोजेक्ट का पार्ट होने के लिए जाते हैं तो आपसे होते हैं क्वेश्चंस, आपका होता है बकायदा इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यू के दौरान जो है वो एक इंटरव्यू की एक टेक्निक है, एक इंटरव्यूइंग टेक्निक है जिसको कहते हैं स्टार, ठीक है। सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, उससे बना है स्टार। ये आगे आएगा ये क्या चीज़ है। तो क्या है कि आप
जो क्वेश्चंस है ना आपसे, एक तो रिसोर्सेज को कैसे आप मैनेज करेंगे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आपके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल कितना है, यानी कि इसका क्या मतलब है, रिसोर्स मैनेजमेंट तो वही बात होगी कि काम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस, मगर लीडरशिप पोटेंशियल में क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है, उस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं आपसे। तो ये इंशाल्लाह जब आप इंटरव्यूज देंगे इन फ्यूचर, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, देन यू विल विटनेस एंड देन यू विल एक्सपीरियंस के किस तरह के आपके जो है ना क्वेश्चंस आपसे होते हैं टू फाइंड अ स्टार। नाउ क्वेश्चंस दैट रिलेट टू रिसोर्स मैनेजमेंट, वही बात जो काम से रिलेटेड प्रोजेक्ट से मतलब क्वेश्चंस हैं वो किस किस्म के होते हैं, कि हाँ जी कौन कौन से दूसरे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है, व्हाट टाइम कमिटमेंट्स डू यू हैव ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, आपकी क्या टाइम कमिटमेंट्स थी उन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, या आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर रहे हैं, और उन उन प्रोजेक्ट्स में आप उन कामों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आप इन प्रोजेक्ट्स में आपको कौन से जो पार्ट्स हैं वो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, एंड कौन से ऐसे प्रोजेक्ट के एरियाज हैं जो कि आपको खौफजदा कर देते हैं, ठीक है, आपने इस प्रोजेक्ट में व्हाट एरियाज ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैव डन बिफोर, ठीक है, हैव यू एवर वर्क विद टेक्नोलॉजी सच एंड सच, क्या आपने इस तरह की टेक्नोलॉजी पे भी कभी काम किया है, तो ये सारा भी देखें, ये काम से रिलेटेड, अभी जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या जो पर्टिकुलर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो आपको जॉब मिलनी है उससे रिलेटेड आपको जो है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जबकि जो लीडर पोटेंशियल है उसमें आपके पास जो है ना आपकी पर्सनैलिटी की जो है ना वो असेसमेंट होती है कि कैरियर गोल्स क्या हैं, ठीक है, कि आप हाउ मच यू आर पैशनेट अबाउट योर कैरियर, देन are there any areas within the project that can bring you closer to achieving your career goals? What excites you about this project? ये क्वेश्चन उधर भी था। What would you like to learn from this project? ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या लर्न करेंगे? What opportunities do you see to make this project better? ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपकी वो अंदर की जैसे कहते हैं ना लीडरशिप को परखने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब वही बात जैसे मैं आपको बता रही थी कि स्टार जो है ना वो एक इंटरव्यू टेक्निक है, ठीक है, और ये क्यों होती है, ये आपके जो है ना एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ना ये पर्सन्स के एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये किया जाता है। और इसमें क्या है कि आप जो है ना क्वेश्चन इस तरह करते हैं कि आपको सिचुएशन देते हैं, उस सिचुएशन के अंदर कोई टास्क देते हैं, उस टास्क के अंदर आप देखते हैं कि आपने क्या एक्शन किया था और उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिव टीम मेंबर को जो है ना आप कोई सिचुएशन देते हैं या कोई टास्क देते हैं जो कि उसने कोई फेस किया हो, और फिर आपने पूछते हैं कि आपने उसको उस आपने जो है ना वो उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक्शन क्या लिया, और जब आपने उस एक्शन को लेके आपने इशू को रिजॉल्व कैसे किया। तो ये जो सिचुएशन जब वो दी जाती है ना कि जी आपको ये प्रॉब्लम अच्छा आपको ये प्रॉब्लम आया, फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्रॉब्लम आया, आपने भी उसको कैसे सॉल्व किया, आपने उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया, उसका फिर क्या रिजल्ट आया। तो वो आपको असेस कर रहे होते हैं सारी इस पूरी स्टेटमेंट पे कि हाँ जी आपके अंदर जो है ना वो क्या आपके अंदर जो है ना आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज कितनी है। तो इस टेक्निक के पीछे की जो सपोजिशन है ना, मतलब इस स्टार टेक्निक के पीछे का जो बिलीफ है वो क्या है कि आपका जो किसी भी बंदे का जो प्रीवियस जो उसने मतलब उसने काम किया होता है ना, मतलब उसने प्रीवियस ये सिचुएशन कैसे हैंडल की थी, वो फ्यूचर में भी वो सिचुएशन को उसी तरह वो हैंडल करेगा। ये इसके पीछे का ना जो एक सपोजिशन है, ये एजम्पशन है, दैट्स अ स्टार टेक्निक। अब जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है तो वो अब डिपेंड करता है कि उसको जो है ना वो कितनी अथॉरिटी हासिल है। कभी अथॉरिटी इन द सेंस रिसोर्सेज के ऊपर जो है ना अपना कह लें कि अपना एक से की, या रिसोर्सेज के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग की, उसको कितनी अथॉरिटी हासिल है। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर और जिधर काम हो रहा है वहां पे जो है ना उसकी जो है ना वो क्या पोजीशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जिससे वो बिलोंग करता है प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी जो है ना वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर कि अब क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है वो प्रोजेक्ट टीम के लिए जो डिसीजन लेने की पावर है वो डिपेंड करती है टोटली आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कि टॉप पे कौन है, नीचे कौन है, ऊपर कौन है, साइड पे कौन है। जैसे हमने काफी दफा ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, डीन, डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार्स, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक जो है ना वो अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो अब वो जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो है ना वो कितने लेवल की पावर है, ना सिर्फ पावर इन द सेंस ऑफ मतलब कह ले कि उसकी अथॉरिटी, बल्कि पावर इन द सेंस ऑफ
कि जो प्रोजेक्ट टीम है उसके मामले में जो डिसीजंस करने हैं उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो है ना वो कितनी अथॉरिटी है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो होता है आपके पास कुछ इस किस्म का, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइज है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है, बैलेंस मैट्रिक्स है, वीक मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड फंक्शनल मैट्रिक्स है। तो इसको अगर हम देखें एक डायग्राम के थ्रू तो ये ज़रा आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये आप देखें पावर मीटर है, यानी कि जैसे गेम्स में नहीं होता पावर मीटर, ये बिल्कुल एक पावर मीटर है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है कि अगर आप देखें कि पावर अगर यूं जा रही है, यूं यूं एक्स एक्सिस पे, तो इसको समझने की ज़रूरत कुछ इस तरह है कि जूं जूं आप राइट पे जा रहे हैं तो पावर जो है ना वो जो वहाँ की फंक्शनल मैनेजमेंट है ना, जैसे कोई एचओडीज हैं या डीन्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनके पास जो है ना पावर शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब है कि जितनी पावर जो है वो राइट पे आती जाती है, फंक्शनल होती जाती है, टूवर्ड फंक्शनल आती जाती है, उतनी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? डीन, डायरेक्टर्स, फंक्शनल मैनेजर्स के पास। और जितनी पावर आपकी लेफ्ट साइड पे जाती जाती है, प्रोजेक्टाइज होती जाती है, उतनी पावर जो है वो किसके पास आ जाती है, या अथॉरिटी किसके पास आती है डिसीजन मेकिंग की? वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। अब जो बीच वाला पार्ट है बैलेंस मैट्रिक, उसमें क्या है? वो इक्वल इक्वल होता है कि दोनों के पास जो है वो इक्वल इक्वल जो है ना वो अथॉरिटी है। अब आती है बात स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स और वीक मैट्रिक्स की, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्मेट जो है, इस तीनों को जो है ना एक मेन कैटेगरी के अंडर रखा जाता है, दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब अगर वीक मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन वीक होती है, जबकि फंक्शनल मैनेजमेंट की जो पोजीशन है ये स्ट्रांग होती है, ठीक है। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जो पोजीशन है थोड़ी स्ट्रांग होती है और फंक्शनल मैनेजमेंट की थोड़ी सी पोजीशन वीक होती है। जबकि बैलेंस में क्या होता है कि दोनों की जो पोजीशन है वो इक्वल इक्वल होती है। और जबकि कंपोजिट में क्या है कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल फंक्शनल ऑल 5 स्ट्रक्चर्स, यानी कि कंपोजिट में कुछ किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, सब जो है ना वो बैलेंस होके काम कर रहे होते हैं, सबके पास इक्वल जो है ना वो राइट्स होते हैं, सबके पास इक्वल अथॉरिटी होती है। बट ये भी जो है ना इतना कोई बेहतरीन काम नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिसने कोई ना कोई, जिसके पास डिसीजन पावर जो है ना वो होनी बहुत ज़रूरी है कभी भी किसी प्रोजेक्ट के केस में। क्योंकि अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे आते हैं कि जब हमें कोई चाहिए होता है कि जो उसके ऊपर अल्टीमेट अपनी जो है वो एक से जो है या अपनी एक अथॉरिटी या अपना एक डिसीजन जो है वो दे। अब अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें जो है, क्योंकि पावर फंक्शनल मैनेजमेंट के पास होती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना वो कम्युनिकेट करता है किससे? फंक्शनल मैनेजमेंट से, ठीक है। क्योंकि पावर ज्यादा किसके पास है? पावर ज्यादा क्या है ही फंक्शनल मैनेजमेंट के पास। तो फिर इसमें ये कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि इंचार्ज कौन है, क्योंकि अल्टीमेटली पता है कि फंक्शनल मैनेजमेंट जो है वो इसकी इंचार्ज है, ठीक है। और क्या है कि इसके अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो टेक्निकल डिसीजंस हैं वो नॉन टेक्निकल लोग ले रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर तो टेक्निकली नॉलेजेबल है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकली उसे डिसीजंस लेने पड़ रहे हो, मगर जो पावर है वो किसके पास है? वो फंक्शनल मैनेजमेंट के पास है। एंड ज़रूरी नहीं है कि फंक्शनल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो टेक्निकली भी एक्सपीरियंस्ड हों। तो फिर क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पावर नहीं है इतनी, ठीक है, कि प्रोजेक्ट की डिसीजंस को वो ले सके। तो मगर प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पावर नहीं है, मगर क्या है नुकसान इस बात का ये है कि प्रोजेक्ट फेल होता है तो पकड़ा बेचारा प्रोजेक्ट मैनेजर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, हालांकि उसके पास पावर कोई नहीं है। तो ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चर टाइप के, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। और जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि वो वीक मैट्रिक्स है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है, बैलेंस मैट्रिक्स है, कुछ भी है, ये उसके जो है वो ओवरऑल उन्होंने जो है ना प्रोज बताए हैं कि इसके प्रोज क्या हैं, अपसाइड्स क्या हैं। कि इसके अंदर क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ बैलेंस मैट्रिक्स, इट्स अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है ना वो कोई क्रिस्प लाइंस नहीं है, इट्स अ मिक्स एंड मैच। और इसके अंदर क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो फुल टाइम जो है वो फुल टाइम बेसिस पे जो है वो काम कर रहा होता है। फायदे हैं, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स जो हैं वो क्या है, वो फुल टाइम ना भी काम कर रहे हो तो वो क्या है, सिर्फ एक जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो जो है ना उस प्रोजेक्ट में जो है वो इंगेज हो जाते हैं, और मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ काम भी वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा उसका एक फ़ायदा भी है कि वो फुल टाइम के बजाय जब उनकी ज़रूरत हो उनको क्या किया जा सकता है, इंगेज किया जा सकता है। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। जबकि अब इसकी डाउन साइड्स क्या हैं? यहाँ पे पावर स्ट्रगल होती है, क्योंकि कंफ्यूजन है ना, कहीं पे कोई जो है वो स्ट्रेंथन है, कहीं पे कोई स्ट्रेंथन है, ठीक है। प्रोजेक्ट टीम कंफ्यूज होती है कि इंचार्ज कौन है, बात किसकी सुननी है,
रिपोर्ट किसको करना है, कौन अथॉरिटी है, किसकी जो है ना वो मानी जाएगी, ठीक है। इसके क्या है, अगर मल्टीपल फंक्शनल मैनेजर्स हों तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना बेचारा वो काफ़ी कम्युनिकेशन डिमांड्स को जो है ना उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही कोई फंक्शनल मैनेजर हो सकता है 2-3 मैनेजर्स हों, तो अब वो किसकी सुने और किसको जो है ना वो छोड़े। और प्रोजेक्ट टीम जो है ना वो क्या है कि मे देयर इज अ चांस कि उसको मल्टीपल डिफरेंट मैनेजर्स को भी उसको जो है ना फेस करना पड़े, क्योंकि एक उनको फंक्शन मैनेजमेंट को भी फेस करना पड़ रहा होता है टीम मेंबर्स को, और ऊपर से प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी फेस करना पड़ रहा होता है। तो इट्स अ मैट्रिक्स फॉर्म जो कि काफ़ी जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। अब आते हैं वो वाला वो बिल्कुल टॉप लेफ्ट वाला, सॉरी लेफ्ट मोस्ट वाला जो कह लें कि जो हमारा स्ट्रक्चर था दैट वाज प्रोजेक्टाइज, जिसमें टोटल जो कह लें कि अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास है। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन के जो कह लें कि जो बैरियर्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि क्योंकि पता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो किसकी है, वो सारी आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की है, तो उसने ही ओवरऑल प्रोजेक्ट के जो है वो सारे डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसका जो डाउन साइड है वो क्या है कि प्रोजेक्ट फिनिश होने पे, क्योंकि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ होके पार्ट टाइम तो काम नहीं कर रहे होते, वो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं और कमिटेड होते हैं, तो उसके बाद उनको डर होता है कि ये नौ प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो हमारा जो है ना काम खत्म हो जाएगा। तो ये हर एक स्ट्रक्चर के जो है ना फायदे नुकसान है। अब जब पहली प्रोजेक्ट मीटिंग होती है, जब भी पहली प्रोजेक्ट की मीटिंग, तो क्या है कि सबसे पहले तो ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी टीम को रियलाइज़ कराना चाहिए कि आप सब जो है ना वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बताएं उनको कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है। इंट्रोडक्शन कर जो है ना उनको कहें कि अपने इंट्रोडक्शन सब अपने टीम मेंबर्स दें। प्रोजेक्ट में टीम मेंबर्स को उनके रोल्स जो है ना वो बताए जाएं, ठीक है। अभी हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स का पता चले कि हम क्या करना चाह रहे हैं, टाइम कॉस्ट और क्वालिटी का ख्याल करना चाह रहे हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उन इश्यूज को रिपोर्ट किस किस तरह करना है। ये नहीं कि अब कोई इशू आया तो अब आपको, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको टीचर से कोई इशू है तो आप जो है ना वीसी के पास पहुंच जाए, नहीं, आपको अगर टीचर से इशू है पहले आप टीचर से डिस्कस करें। अगर वो इशू डिस्कस होने पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप एचओडी के पास जाएं। अगर वहां से भी सॉल्व नहीं हो रहा फिर आप डीन के पास जाएं, फिर आप वीसी के पास जाएं। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, और ये एक प्रॉपर चैनल जो है ना सारे टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं और उन्होंने किस तरह इश्यूज को जो है वो एक्सकेलेट करना है। एंड ऑल्सो फिर क्या पता होना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन का फ्लो, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होगी, जैसे हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद पूरी टीम को चेंज कंट्रोल सिस्टम का भी पता हो कि अगर कोई चेंजेस आते हैं प्रोजेक्ट में, या हम इंशाल्लाह आगे जब हम चेंज कंट्रोल्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो उसमें भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो टीम मेंबर्स को, टीम मैनेजमेंट को, सारों को पता हो कि अगर कोई चेंजेस आती हैं तो उनको जो है ना आपने कैसे संभालना है, और टीम मेंबर्स की जो इमीडिएट एक्टिविटीज़ हैं, कौन किसको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, या कौन किसको किसका काम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी पता हो, ठीक है। सबको जो है वो ओपन इश्यूज को डिस्कस करने की एक आज़ादी का एहसास दिया जाए, और ये बताया जाए कि जो पेंडिंग डिसीजंस हैं उनको कैसे मैनेज करना है, और स्कोप स्टेटमेंट वगैरह और प्रोजेक्ट चार्टर सबके साथ जो है वो शेयर्ड हो। नाउ एग्जीक्यूशन फेज को हमने डिस्कस करना है। पहले हम जरा प्लानिंग की हमने बात की थी, अब हम जरा एग्जीक्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं पार्ट 2 में। अब जब आपने एग्जीक्यूट करना है तो वही बात है, तीन बातें हैं कि एक्वायर करना है रिसोर्सेज को, टीम को बिल्ड करना है, टीम को मैनेज करना है, हासिल करना है, बिल्ड करना है और मैनेज करना है, ठीक है। ये तीन चीजें जो एग्जीक्यूशन के अंदर, जो असल में अब आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होगी, आपको पता है एक चीज है प्लान, प्लान आपको अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक चीज है प्लान, एक चीज है असल। तो अब आपने जब असली असली वाले जो काम करने हैं उसमें जो चीजें हैं उसमें ये तीन काम है, एक्वायर, मैनेज, डेवलप, ठीक है। एक्वायर वही बात है कि आपने जो है ना वो हासिल करना है कि कौन कौन से लोग, जो रिसोर्सेज है आपको जो है वो चाहिए, और फिर उनको आपने जो है वो मोटिवेट करना है, अपनी टीम को डायरेक्ट करना है, उनको अलाइन करना है, उनको आपने संभालना है। मैनेज में वही है कि आपको जो है ना एक फाइन लाइन पता हो कि कौन से जो प्रोजेक्ट टीम जो मेंबर हैं वो जो है उनको पता हो कि उन्होंने जो है रिसोर्सेज वाइज काम जो है वो कैसे करना है, और उनके अंदर जो कह लें कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ वो जो है वो किस तरह से उनके अंदर आपने इम्बेड करनी है कि वो सीरियसली काम को जो है वो मैनेज करें, और बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपकी जो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी क्या अथॉरिटी और आपकी क्या पोजीशन है। एंड डेवलप में वही बात है कि अपनी टीम को आपने जो है वो क्या करना है, आपने लीड करना है, अपनी प्रोजेक्ट की टीम को जो है वो आपने क्या करना है, उनको काम पे लगाना है।
एक्वायरिंग टीम, ये हमने टेक्निक देखी थी लास्ट सेशन में, लास्ट पार्ट में, अभी पार्ट 1 में, कि स्टार टेक्निक होती है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। तो इसको रिपीट करने की आई गेस ज़रूरत नहीं है। अब प्रोजेक्ट टीम जो है वो क्या है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक टेम्परेरी टाइम के लिए, फॉर अ लिमिटेड लेंथ ऑफ टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए जो क्या है वो इकट्ठे होते हैं। और वो गोल क्या है कि आपने प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड करना है। और वाई इज टेम्परेरी? बिकॉज प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी इंडीवर। ये आप बात हम पढ़ चुके हैं, हम इनिशियल लेक्चर्स में देख चुके हैं कि प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी इंडीवर। क्यों? क्योंकि इसका एक स्टार्ट टाइम है और उसका एक फिनिश टाइम है। इट्स नॉट अ लॉन्ग लाइफ एक्टिविटी। वो जो ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है वो आपका ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऑपरेशन नहीं हम बात करें, हम इस वक्त किसकी बात करें? हम प्रोजेक्ट की बात करें। अब एक प्रोजेक्ट टीम का होता है जी लाइफ साइकिल। जैसे एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, इसी तरह आपकी प्रोजेक्ट टीम का भी एक लाइफ साइकिल है, जिसके हमारे पास है जनाब 5 हिस्से: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजरिंग, यिंग 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 सारे। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मिंग में। अब हर एक स्टेज के अंदर प्रोजेक्ट टीम क्या जो है ना सोच रही होती है या कर रही होती है, या उनके दिमागों में क्या चल रहा होता है, या उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है ना वो क्या करना चाहिए हर एक स्टेज में, या प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा होगा, या आइडियली क्या करना चाहिए, वो चीज़ों को हम थोड़ा सा एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहले आती है फॉर्मिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? बाकायदा इंट्रोडक्शन होता है टीम्स का। ठीक है, टीम मेंबर्स जो है ना थोड़े अनसर्टन होते हैं कि उनका क्या रोल है, क्या एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करवाना चाह रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन हो रही होती हैं आपस में, चह गुइयाँ कह लें। और टीम मेंबर्स जो है ना वो अपने दूसरों को असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब अच्छा ये कौन है और ये कितना कैपेबिलिटी का। क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा ना हमेशा ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें दूसरों की टेंशन लगी होती है कि वो हमसे ज़्यादा काबिल तो नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो है ना बातें आपके दिमाग में जो है ना वो चल रही होती हैं। अब इस फॉर्मिंग की स्टेज पे प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है कि वो क्या करे कि टीम मेंबर्स को जो है ना वो क्लैरिफाई करे उनके रोल्स, उनको पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज करे, ताकि वो जो एक उनकी आइस ब्रेकिंग हो जाए, वो जो उनका एक फियर है वो दूर हो जाए, वो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। ठीक है, ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो टीम मेंबर्स के बीच में, एक उनके दरमियान का जो बैरियर है ना, जो एक कहने के एक झाका है वो जो है ना वो खुल जाए और उनकी आपस में एक ना थोड़ा सा अलैक सलैक हो जाए, और थोड़ा सा वो जो है ना वो कंफर्टेबल हो जाए एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि वही बात है, प्रोजेक्ट में उन्होंने मिलकर काम करना है। तो अपना अभी तो आप लोगों को मैं कहती हूँ ना कि आप लोग अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट के टीमें बना लो। बच्चों, मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब आप लोग जाएंगे ना इंडस्ट्री में, तो फिर आपकी टीमें आप खुद नहीं बनाते, फिर आपको एक ऐसे इंसानों के साथ काम करना पड़ता है जो कि आपके लिए बिल्कुल अननोन होते हैं। तो फिर अभी आप लोगों की आपस में नहीं बन रही होती, जब आप आपस में एक दूसरे को जानते हैं कि एक ही क्लास में होते हैं आप लोग। तो आप सोचें कि आपके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, आपके अंदर दूसरों को साथ मिलकर काम करने की गट्स नहीं होंगे, तो फिर आगे जाके बड़ा मसला होता है। तो फिर मैं हमेशा आप लोगों को बच्चों यही कहती हूँ कि हमने इंसानों में ही रहना है और इंसानों को ही भुगतना है और इंसानों के साथ ही जिंदा रहना है। तो एनएनएल बना के रखो। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज स्टॉर्मिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको पता है कि टीम्स ग्रुप में काम करती हैं। ठीक है, उनको ग्रुप्स में जो है वो उन्होंने डिवीजन उनकी होनी होती है, सब ग्रुप्स में। एक पूरी टीम जो है वो सब ग्रुप्स में काम कर रही होती है। डेफिनेटली हो सकता है कोई टेस्टिंग टीम है तो वो 2-3 लोग टेस्टिंग के काम में होंगे, 2-3 डेवलपमेंट के काम में होंगे। इस तरह से एक बाकायदा स्प्लिंटरिंग हो रही होती है इन द सब ग्रुप्स। और फिर क्या है कि वो थोड़ी सी ना टिशुम टिशुम भी हो रही होती है थोड़ी सी बीच में, कि पावर एंड कंट्रोल के लिए, कि कौन जो है ना कितना पावरफुल हो, कौन कितना किसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा हावी, और टास्क और अथॉरिटी को लेके थोड़ा रेजिस्ट कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें जरा कम काम करना पड़े, उसको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े। इस तरह की थोड़ी चीज़ें जो है ना दिमाग में उल्टी पुल्टी जो है ना वो चीज़ें चल रही होती हैं कि काम किस तरह होगा, काम कैसे करेंगे, और ये और वो इस तरह की बात। तो तूफान ही चल रहे होते हैं, स्टॉर्मिंग नाम ही जैसे तूफान चल रहे होते हैं दिमाग में। तो अब इसमें क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या करना है कि उसने जो है ना वो मेथड्स ऐसे स्टैब्लिश करने हैं कि जिससे जो है ना इस तरह के तूफान और इस तरह के कम्युनिकेशन जो है ना वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जो है ना वो बैलेंस हो सके। जो लोग मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ मुख्तलिफ चैमें गोइयाँ कर रहे हैं ना, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक स्ट्रीम लाइन हो जाए चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद ये कि टीम जो है ना वो किस तरह डिसीजंस किसको फॉलो करेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना उसने मैनेज करने हैं, बाकायदा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिजाइन हुआ हो। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने करना है स्टॉर्मिंग के दौरान। अब आते हैं स्टॉर्मिंग का अगला भाई, नॉर्मिंग। ठीक है, स्टॉर्मिंग का नेक्स्ट भाई नॉर्मिंग। नॉर्मिंग के अंदर क्या है कि जो आपकी टीम है वो क्या है, वो जो है ना थोड़े फंक्शनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही होती है आपस में। ठीक है,
कोलैबोरेट कर रहे होते हैं मेंबर्स आपस में काम करने के लिए, थोड़ा काम वाम शुरू कर चुके होते हैं, थोड़ा सा ना आपस में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, और फिर ये सोच रहे होते हैं कि हमने कितने फ्रीक्वेंट हमने मिलना है, ये प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन हैंडल करेगा, कैसे हम हैंडल करेंगे, इस तरह की बातें जो है ना नॉर्मिंग में थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही होती हैं, काम जाम शुरू कर चुके होते हैं लोग। तो अब इसमें नॉर्मिंग में जो प्रोजेक्ट लीडर है वो क्या कर रहा होता है, या प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा होता है, उसने रखा होगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स अपने सामने, ठीक है, और वो जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहा होता है अपनी पूरी टीम को, और उनकी जो कम्युनिकेशन है उसको जो है वो क्या कर रहा होता है, वो क्या कर रहा मैनेज कर रहा होता है। अब आते हैं परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग का बड़ा भाई परफॉर्मिंग। अब इसमें वही बात है कि अब सारे इकट्ठे फॉर्मली जो है वो मिलजुल के काम करना शुरू हो गए हैं, और अपने हर मेंबर जो है वो कमिटेड है अपने गोल के साथ, और सब जो है वो कोशिश करते हैं इन अ बेटर वे ताकि जो काम है वो वक्त पे कंप्लीट हो जाए, और इन अ गुड जेस्चर जो है हम सारे क्या हो जाएं, रिलीज हो जाएं, और हमारा टाइम पे जो है ना सारा काम कंप्लीट हो जाए, लड़ भीड़ के फायदा कोई नहीं, सब रियलाइज कर चुके होते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा होता है इस वक्त यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है ना वो टास्क को वही बात है कि मैनेज कर रहा होता है, मॉनिटर कंट्रोल कर रहा होता है, कंटिन्यूस की नज़र होती है सारी टीम के ऊपर कि कैसे जो है ना टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रही होती है, बाकायदा टीम मेंबर्स की एक्नॉलेजमेंट के लिए उनको कोई जो है ना वो रिवॉर्ड्स दिए जा रहे होते हैं, कोई इंसेंटिव्स दिए जा रहे होते हैं, कोई अवार्ड्स दिए जा रहे होते हैं, कोई पैसा रोकड़ा जो है ना एक्स्ट्रा कोई बोनस दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो सारा काम है वो किस में अंदर आती है, वो आता है आपके परफॉर्मिंग के अंदर। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडजरिंग। अब इस केस में जो है वो जो टीम है वो क्या है कि मतलब नियर टू लाइक अबाउट टू गेट फिनिश, एवरीवन कैन मूव ऑन टू द न्यू थिंग्स, ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, नए कामों के ऊपर जो है ना उनको जो है ना वो मूव करने के लिए वो तैयारी पकड़ रहे होते हैं, ठीक है, और कैसे इसको इम्प्रूव करें। और अब इसमें क्या है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करता है, उनको रिलीज करने से पहले उनकी असेसमेंट रिपोर्ट्स जो है ना वो कंपाइल कर लेता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हर प्रोजेक्ट के एंड में आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बाद आपकी एक असेसमेंट रिपोर्ट बनती है कि आपने कितना सीरियसली काम किया, कितने टाइम पे आपने काम किया, कितना जो है ना आप वक्त पे काम किया, कितना एफिशिएंटली काम किया, कितना इफेक्टिवली काम किया। तो ये प्रॉपर आपकी रिपोर्टिंग हो रही होती है। ये हो गया आपकी लाइफ साइकिल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। अब जब आपने टीम बनानी है, ठीक है, तो आपको पता है टीम इंडिविजुअल बंदे से लेके 2-3 लोगों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम इंडिविजुअल से 2-3 लोगों की एक टीम, ठीक है। तो ये क्या दिमाग में होना चाहिए कि सब लोग एक कॉमन गोल के जो है ना सबके दिमाग में एक कॉमन गोल हो कि हाँ जी हम इस गोल को अचीव करने के लिए जो है ना हम मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी के पता ही कोई नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, सब जिसका मुंह दिल कर रहा है उधर किया हुआ है, और अपना ही अपने जो है ना 1.5 ईंट की मस्जिद बना के जिसका जो दिल कर रहा है वो बिल्ड करी जा रहा है। नहीं, एक कॉमन गोल होना चाहिए सबका कि हमने ये चीज जो है ना वो अचीव करनी है, ठीक है। और सबके दिमाग में ये बात हो, ये फीलिंग हो कि हमने अब ये जो गोल है इसको अचीव करने के लिए हमने क्वालिटी का काम करना है, ऐसा काम करना है जिसकी कोई वर्थ भी हो, ठीक है। ट्रस्ट हो आपके टीम मेंबर्स के बीच में ना, एक ट्रस्ट हो, एक मिल के काम करें। वही बात है कि मिल के काम करने में बरकत है, इधर उधर मुंह करके काम करेंगे तो फिर कभी भी काम जो है ना क्वालिटी की चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सेप्टेंस हो, रियलाइजेशन हो कि आपने जो है ना अपनी जिम्मेदारी, जैसे बात ही हमने किससे बात शुरू की थी, सिंसियरिटी से, कि कम करो तो फिर सिंसियर तरीके ना करो, नहीं करना तो फिर ना करो, बेटर है कि ना करो, जेड़ा काम करना ऑनेस्टी ना करना, नहीं तो फिर नहीं करना हैगा। आहो तो बोलो फिर आगे की है कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हेल्प द प्रोसेस अलोंग एंड लीड देम इन द राइट डायरेक्शन। तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर ताड़ी की जिम्मेदारी है कि आपने जो है ना इस बात को जो है ना श्योर करना है कि सारे जो है ना वो एक राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, कोई जो है ना वो इधर उधर अपनी मर्जी से जो है ना वो काम ना कर रहा हो, क्योंकि दैट इज द की फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए जो है ना वो आपको कुछ चीजें जो है वो करनी है कि द रीजन फॉर एनी टीम बिल्डिंग इज टू हेल्प द मेंबर्स एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन वन अनदर एंड कम आउट ऑफ देयर शेल्स, एंड यू वांट टू एक्सपीडिएट द नेचुरल टीम बिल्डिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू मेक द टीम मोर कोहेसिव एंड गेट रिजल्ट्स फास्टर। तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अ टीम लीड, आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि सब लोग इजी तरीके से, सब लोग कंफर्टेबली अपने जो है ना काम को जो है वो समझें, काम को जो है वो अलाइन करें, अपने शेल से जो है वो बाहर आए, एक दूसरे के साथ जेल्ड होके काम करें। काम इस तरह जल्दी भी होगा, कोहेसिव भी होगा, और लोगों की जो स्किल्स हैं,
जो मतलब आपको पता है हर एक इंसान जो है वो ब्लेस्ड है एक मुख्तलिफ किस्म की स्किल के साथ। किसी बंदे के अंदर मैनेजमेंट की बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, किसी बंदे के अंदर डेवलपमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। हर बंदा एक अच्छा मैनेजर भी नहीं हो सकता, हर बंदा एक अच्छा डेवलपर भी नहीं हो सकता। तो वो उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है आपने बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्लस ये कि आपने अपनी टीम की बिल्डिंग एक्सरसाइज में बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है कि उनकी रिक्रिएशन के लिए, उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए भी आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे आपने देखा होगा अक्सर प्रोजेक्ट्स में वो होता है जी हम लोग सारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं चलो जी कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई हाइकिंग ट्रिप्स हो रहे हैं, कोई डिनर्स हो रहे हैं, कोई जो है ना वो ट्रिप्स प्लान हो रहे हैं, कोई फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं। ये सब क्यों किए जाते हैं? ये इस वजह से किए जाते हैं कि आपकी टीम जो है वो काम कर कर के थक टूट मर गई है, उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए एक थोड़ा-सा ताकि वो थोड़े फ्रेश हो जाएँ और दोबारा एक नए एनर्जी दोबारा एक नए एंथुसियाज़्म ये हमेशा मेरे दिमाग से जो है मेरे मुँह से पता नहीं ये निकलता नहीं है लफ्ज़, ये जो भी लफ्ज़ है मुश्किल सा, ये जो है ना वो आपकी टीम का जो है ना एक मोराल बनाए रखने के लिए ना, उनको उनकी एनर्जी बरकरार रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। अब आते हैं जी मसले मसाइल ठीशुम-ठीशुम आपको पता है कि जहाँ होते हैं जोंदे ने इंसान उत्थे फिर होंदी है बहुत सारे गल स्यापा ते अगर हो जांदा है कोई स्यापा ते ओनू किस तरह करना है तुसी पापा, ठीक है? तो ये जो स्यापे हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, इनको जो है ना वो मैनेज करने के लिए बेचारे प्रोजेक्ट मैनेजर देखें ज़रा बेचारा प्रोजेक्ट मैनेजर कभी-कभी मैं सोचती हूँ मुझे बड़ा तरस भी आता है कि किस कदर मुश्किल ज़िंदगी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की कि उसने जो है ना चीज़ें क्वालिटी की भी अचीव करनी है, कॉस्ट, टाइम, बजट इन सब के अंदर भी करना है और फिर एक ये स्यापे भी भुगताने हैं कि लोग आपस में लड़-भिड़ के कहीं प्रोजेक्ट जो है ना सफ़र ना करो क्योंकि एंड में गर्दन तो उस बेचारे निमाणे की पकड़ी जानी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की, ठीक है? तो उस निमाणे ने जो है ना वो डील करना है, एक तो ठिशुम-ठिशुम अपने स्टेक होल्डर्स की और दूसरी ठिशुम-ठिशुम अपने टीम मेंबर्स की। एक तरफ स्टेक होल्डर लड़े होंगे और एक तरफ टीम मेंबर लड़े होंगे। तो वो बेचारा जो है ना वो बीच में फँसा पड़ा होगा और उसने इन सब को जो करना है मैनेज। तो उन्हें जेह्ड़े कॉन्फ्लिक्ट ने वो किस तरह मैनेज करने ने कि पहले सुनो सब दी ते फिर करो अपनी। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ दूजी जॉब है ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ एक्ट करना है पहले नहीं एक्ट करना पहले सुने और ये वैसे भी जिंदगी का असूल है कि पहले सुन लो सबकी फिर करो प्रोसेस और उसके बाद सुनाओ अपनी और ये है कि जब आप स्टेक होल्डर्स के जब कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर रहे हो तो पहले तो ये बात है कि जो वो बात कर रहे हैं ना पहले तो उसकी बात तसल्ली से सुनो और उसको फिर रिपीट करो कि हाँ जी आप यही बात कर रहे हैं ताकि वो भी तसल्ली में आ जाए कि इसने मेरी बात जो है ना वो पूरे ध्यान से सुनी है ठीक है और जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ जी आपने उसकी बात उसका इशू जो है ना वो सही तरह सुन लिया तो फिर उसको एड्रेस करें सही है इफ द स्टेक होल्डर इज करेक्ट अगर तो स्टेक होल्डर करेक्ट है तो फिर इसको ये कहने में ना डरें कि हाँ तुम बात ठीक कह रहे हो और अगर आपको कहीं लगता है कि उसकी सोच आपकी सोच से जो है वो मुख्तलिफ है तो फिर आपने जो है ना वो एक ऐसा तरीका निकालना है कि आप जो है ना उसको अपनी बात को जो है ना एक राइट तरीके से उसको रॉन्ग जो है ना वो आप साबित कर सकें कि अगर आपकी उस कॉन्फ्लिक्ट हैं और आपकी सोच उसकी सोच से मुख्तलिफ है मगर आपने इस बात को उसको एश्योर कराना है क्योंकि स्टेक होल्डर भी ये बात जानते हैं कि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है कि प्रोजेक्ट जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाए तो बड़ा समझदारी से का मुजाहरा करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को और अगर आते हैं टीम मेंबर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स तो फिर क्या है कि आपकी जब आती है यहाँ पे अथॉरिटी तो फिर आपने क्या करना है कि अलग अलग सुने उनकी सब पार्टियों की अलग अलग सुने और उसके बाद वे करें इसको फिर नापें कि किस बंदे की जो है ना वो क्या गलती है और कौन बंदा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है एंड फिर आपको जो है ना वो यू नीड टू नो वेदर द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्यूशंस आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर स्टेक होल्डर पार्टी वॉइसिंग दिस इशू तो फिर अब आपने देखना है कि जो भी जिम्मेदार है इस चीज़ का इस कॉन्फ्लिक्ट का उसको जो है ना फिर आपने उसका सोल्यूशन जो है वो निकालना आपकी जिम्मेदारी है चाहे वो किसी भी पार्टी ने जो है ना वो इशू जो है ना वो रेज किया हो अब 5 जो है ना अप्रोचेज़ हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की, ठीक है? अब वो 5 अप्रोचेज़ क्या हैं? वो 5 अप्रोचेज़ हैं जनाब ये। हाँ जी, अब ये जो 5 अप्रोचेज़ हैं इसमें क्या है? पहला है विन-विन। इसमें क्या है कि आप जो है ना दोनों की सुनें और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें कि दोनों को ऐसी फीलिंग जाए कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो रिज़ॉल्व हो गया। यानी कि दोनों के रांझे राज़ी हो जाएँ। कोई ऐसे बीच का कोई रास्ता निकाल लें। विन लूज में क्या है कि जिस बंदे की जो कहते ना कि जिहदे हत्थ डोई तदा हत्थ कोई ते अपना वो दूजी की मिसाल है कि पता नहीं क्या मिसाल है याद नहीं आ रही कि जो अथॉरिटी वाला बंदा है ना बस उसके हक में डिसीजन दे दो हाँ हाँ कोई फर्दर डिस्कशन ही कोई नहीं कि बस आप बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर कह दो कि बस ठीक है मैं ये कह रहा हूँ ये बात यूं है तो बस यही हुई है अब चाहे दूसरा बच्चा बंदा जो है ना वो रोता रहे विन लूज 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 में क्या है ऐसा बीच के सिचुएशन निकाले कि दोनों को सफर करना पड़े क्या भाई तू भी भुगत और तू भी भुगत
दोनों को जो है ना वो लूज लूज में डालना है आपने। लूज लूज विन विन स्मूथिंग, ये दोनों चीजें इसमें हो सकती हैं। दिस सोल्यूशन अलाउज द प्रोजेक्ट मैनेजर और अदर पीपल इन पावर टू डाउन प्ले द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड मिनिमाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, कभी ऐसी हो सकती है स्मूथिंग में लूज लूज भी हो सकता है और विन विन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एंड विड्रॉल में यील्ड लूज, कि एक जो है ना वो वैसे ही जैसे कहते हैं ना ताल्लुकात सही रखने के लिए कभी ऐसे होता है ना, एक नुमाना वैसे ही पीछे जो है ना हट जाता है कि अच्छा यार चल जा, तू जीत गया मैं हार गया। अब ये बजाय ये सोचे कि वो जो वाकई बेचारा जिसने पीछे बैक स्टेप किया है कि वो वाकई उस पर तो नहीं था, मतलब वो सही सोल्यूशन तो नहीं दे रहा था किसी प्रोजेक्ट को लेके। तो दैट डिपेंड्स कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह से जो है ना वो रिजॉल्व किया जा रहा है। तो नॉर्मली यही हो रहा होता है जब प्रोजेक्ट क्या जिंदगी में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो इसी किस्म के ही सॉल्यूशंस जो है ना हमारे सामने आते हैं। अब डॉक्यूमेंटिंग वही बात है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट आए आपने उनको जैसे भी रिजॉल्व किया तो आप उसको डॉक्यूमेंट जरूर करें। अब ये क्यों करें, क्योंकि ये फिर आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा कि पीछे प्रोजेक्ट में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने कैसे रिजॉल्व किया था। तो ये जो है ना आपको जो है ना आगे वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आपको ये वाला जो लेसन लर्नड है ना ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। एंड प्रोजेक्ट टीम को रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। वही बात है कि प्रोजेक्ट टीम को आप प्रेजेस दें, अवार्ड्स दें उनको, कोई आप मनी वाइज उनको जो है ना वो कोई आप दें, इंसेंटिव्स दें, कोई बोनसेस दें। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आपने बजट में नहीं रखा हुआ था पैसों वाइज उनको रोकड़ा वाइज आप कुछ, तो उनको कोई छुट्टी दे दें, कोई अर्ली उनको कोई डे ऑफ दे दें, कोई अर्ली लीव, अर्ली कमिंग लेट आने की कोई फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं ना रिवॉर्डिंग इन एनी फॉर्म, ये आपकी टीम के मोराल को बूस्ट अप करने के लिए जो है ना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, इंसान इंसान है, उनको इंसान समझे। वही बात है ना, इतने मीठे ना बनो तो अगला निगल जाए, तो इतने कोड़े ना बनो कि अगला थूक दे। एंड वन मोर थिंग रियलाइज कराएं कि आप एक जो है ना आपके पास अथॉरिटी है। आप वही बात है कि इतने आपने सख्त भी नहीं होना और इतने आपने नर्म भी नहीं होना कि आपको जो है ना कोई जो है ना वो कच्चा खा जाए। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको आपको जो है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी पोजीशन के ऊपर कि आप जो है ना एक अथॉरिटी हैं और आपकी जो है ना लोगों ने आपको जो है ना वो सुनना है। एंड क्वेश्चन एंड आंसर।